श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, डिपार्टमेंट बॉटनी, टॉपिक एनवायरनमेंट, प्रेजेंटेड बाय भाग्यवती चौरसिया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बॉटनी। सो वेलकम टू डिजिटल क्लासेस। टॉपिक एनवायरनमेंट। आज मैं एनवायरनमेंट के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की क्या स्कोप है, क्या हमें इसकी ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है पर्यावरण को पढ़ना। एनवायरनमेंट दो शब्दों से मिलकर के बना है, टू वर्ड्स परिधन आवरण। परिधन आवरण यानी पर्यावरण। पर्यावरण वह है जिसके अंतर्गत समस्त ब्रह्मांड, समस्त पृथ्वी और समस्त लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी इसमें उपस्थित रहते हैं। हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो पर्यावरण है। हम जिसको देखते हैं, सुनते हैं, जिसमें रहते हैं, चारों ओर का जो हमारा इन्वायरमेंट है वो क्या है, पर्यावरण है, जिसमें हम सभी क्रियाएं करते हैं। सोना, जागना, उठना, बैठना, रहना, सारी जो क्रियाएं हैं वो क्या हैं, एक एनवायरनमेंट के अंदर ही संपन्न होती हैं। इसके अंतर्गत आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो शब्द है इसे सर्वप्रथम जो हिलेरी नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1859 में हिलेरी नामक जो इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बताया कब, 1859 में। हिलेरी नामक वैज्ञानिक ने 1859 में प्रस्तावित किया कि इकोलॉजी क्या है, और इसे उन्होंने सर्वप्रथम क्या कहा, इथोलॉजी कहा। इथोलॉजी वर्ड दिया, क्या दिया, इथोलॉजी वर्ड दिया। इथोलॉजी को आगे राइटर नामक वैज्ञानिक ने इस पर कार्य किया, और फिर उन्होंने क्या बताया कि इथोलॉजी धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गया, धीरे धीरे इकोलॉजी में परिवर्तित हो गया। इकोलॉजी में परिवर्तित हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, इकोलॉजी में परिवर्तित हो गया। इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि ओल्स प्लस लोगोस, ओल्क और लोगोस, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ओल्कोइकोलॉजी, इकोलॉजी। इसको दिया था राइटर ने। इन्वायरमेंट, ओल्क और लोगोस ये दोनों मिलके बनाते हैं ओल्कोइकोलॉजी, इसको दिया था राइटर ने। इसके बाद इसको क्या कहा जाने लगा, इकोलॉजी कहा जाने लगा, इकोलॉजी। बाद में इसे इकोलॉजी कहा जाने लगा। उसके बाद हमारे जो इंडियन प्रोफेसर थे, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने 1967 में रामदेव मिश्रा इंडियन इकोलॉजिस्ट रामदेव मिश्रा जो थे वो थे इंडियन इकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने
1967 में इकोलॉजी पर कार्य किया और इकोलॉजी बर्ड दिया। इसके बाद आते हैं सब डिवीज़न। इसके बाद आते हैं सब डिवीज़न। इकोलॉजी को इन्वायरमेंट के अंतर्गत रखा गया है और इसको सब डिवीज़न, कितने सब डिवीज़न में इसको बांटा गया है, तो इसके अंतर्गत इसके बहुत सारे सब डिवीज़न्स को रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल प्लांट, एनिमल इकोलॉजी एंड प्लांट इकोलॉजी। सब डिवीज़न के अंतर्गत हम देखते हैं कि सारे एनिमल जगत को इसमें रखा गया है। जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, समान प्रकार के एनिमल्स हैं, सभी को इन्वायरमेंट के अंतर्गत रखा गया है। और उसके बाद आते हैं जितने भी इन्वायरमेंट के अंतर्गत प्लांट हैं, उन सारे प्लांटों को इसके अंतर्गत रखा गया है। इसमें हम पढ़ते हैं जो एनिमल इकोलॉजी है, इसमें जीव के हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा जीव कहाँ पे रहता है, क्या उसका आवास है, मैराइन में रहता है, मैराइन वाटर में रहता है कि फ्रेश वाटर में रहता है, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से प्लांट इकोलॉजी में देखते हैं कि कौन सा प्लांट धरातल पर पाया जाता है, कौन सा जल में पाया जाता है, कौन सा दलदल में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम प्लांट इकोलॉजी को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के और भी इसमें ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल जीन इकोलॉजी, जीन इकोलॉजी। जीन इकोलॉजी के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जीनों के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जीन्स स्टडी। इसके बाद आते हैं पैलियोकोलॉजी। इसमें हम पुरातन काल में हुए जो अध्ययन है, जो स्टडीज़ है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पुरातन काल के जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं पैलियोकोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद आते हैं हम एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी में एल्गी के बारे में बताया जाता है कि पर्यावरण में कितने प्रकार की एल्गी पाई जाती है। रेड कलर की एल्गी, भूरे कलर की एल्गी, ग्रीन कलर की एल्गी, पीले कलर की एल्गी, इन सब का जो अध्ययन है वो एल्गोलॉजी के अंतर्गत मिलता है। एल्गोलॉजी में पाया जाता है। इसके बाद आता है इसमें माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम देखते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में कितने प्रकार की फंगस पाई जाती है, उनके क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारा माइकोलॉजी के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सब हमारे इन्वायरमेंट के अंतर्गत विद्यमान हैं और हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद यदि हम अदर डिवीज़न में चले जाएं तो अदर डिवीज़न, अदर सब डिवीज़न, यदि हम अदर सब डिवीज़न को देखें तो इसके अंतर्गत हम पाएंगे कि इसमें स्टैटिक्स, सांख्यिकीय, पारिस्थितिकी, स्टैटिक्स इसके अंतर्गत आएगा, मैथमेटिक्स भी आएगी,
मैथमेटिक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। एंड लाइफ साइंस, लाइफ साइंस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें जो बहुत सारे डिवीज़न्स हैं, अदर सब डिवीज़न इसमें मैथमेटिक्स है, लाइफ साइंस है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के सब्जेक्टों को पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं एनवायरनमेंट के अंतर्गत। स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। इसे हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं, शो करेंगे कि किस तरह से वर्क करते हैं स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। मॉडलिंग, मॉडलिंग एंड टेक्निकल, टेक्निकल, टेक्निकल के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो है सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, मैकेनिकल एंड जितनी भी इसकी ब्रांचेज आती हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से वर्क कर रहा है और किस तरह से हम सारे सब्जेक्टों को एक साथ उनका अध्ययन कर रहे हैं अलग अलग ब्रांचों के जरिए। सबसे पहले आता है इसमें लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में पढ़ते हैं हम जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी। लाइफ साइंस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। जब हम फिजिकल में देखते हैं तो फिजिकल के अंतर्गत फिजिकल के अंतर्गत देखते हैं तो इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ह्यूमन का इनसे किस प्रकार का संबंध है। बीच में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे कौन पाया जाता है, मानव पाया जाता
के द्वारा कितनी सारी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। सबसे पहले आता है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं। उसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि यदि मॉडलिंग को देखें तो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सब को पढ़ते हैं। इसके बाद टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं, सिविल इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल और जो अदर ब्रांचेज होती हैं, इन सब को टेक्निकल चीज़ों के ज़रिए पढ़ते हैं। ये सारे जो चक्र हैं ये पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। इन सब का इनमें विशेष योगदान है हमारे पर्यावरण में। आगे हम देखते हैं स्कोप। स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट, इसका क्या क्या स्कोप है, किन किन चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इकोमार्क, इको क्लब, इको टास्क, इस तरह से हम देखते हैं कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इको क्लब, इको मार्क्स, इको टास्क आदि में इसका यूज कर सकते हैं। आर्मी में, स्कूल्स में और किसी भी चीज़ को मार्क करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, इसके दो घटक होते हैं, एक होता है लिविंग और एक दूसरा नॉन लिविंग। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट जैवीय घटक, जो जैवीय घटक होते हैं इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत हमारे जो नॉन लिविंग होते हैं वो आते हैं इसमें। नॉन लिविंग, फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, etc. लिविंग के अंतर्गत आते हैं इसमें ऑल प्लांट्स एंड ऑल ह्यूमन बीइंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यदि हम पर्यावरण के घटकों को देखते हैं तो हम पाएंगे कि इसमें दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। एक पाया जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा पाया जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इसके अंतर्गत आते हैं समस्त लिविंग, और जो एबायोटिक है, लिविंग आते हैं इसमें बायोटिक में, और जो एबायोटिक है इसके अंतर्गत आते हैं सभी अजीवित वस्तुएं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो वातावरण है, वो सारा जो वातावरण है वो क्या है, पर्यावरण से मिलकर के बना हुआ है, और जो हम ह्यूमन हैं वो सब क्या हैं, एक पर्यावरण के ही अंग हैं। और जो हम सांस लेते हैं, जो वायु है, हवा है, वो सब क्या है, इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती है। यदि हम अपने इन्वायरमेंट को शुद्ध और साफ रखेंगे तो क्या होगा,
हमारा मन भी साफ और स्वच्छ रहेगा और हम भी एक निश्चित रूप से अपने कार्य को संपन्न कर पाएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वायु है, यदि हम देखें तो बीच में कौन है? ह्यूमन है। यदि हम इसके डायग्राम को देखें तो बीच में कौन पाया जाता है? मानव पाए जाते हैं और यहाँ पर पाया जाएगा इसमें मटेरियल। इसके बाद इधर हम वाटर ले लेते हैं, और इस तरफ यहाँ पे सोल पाई जाएगी। ऊपर यहाँ पे ईयर पाई जाएगी। environment, air, water, soul and human of relationship. इस डायग्राम में हम देखते हैं कि जो संबंध है वो कैसा दर्शा रहा है। बीच में क्या है? इसमें मानव पाया जाता है और उसके चारों ओर क्या है? सारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। कहीं पे सोल है, कहीं पे वाटर है, कहीं पे मटेरियल है, और इन सब का उपयोग कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। इससे साबित होता है कि पर्यावरण के दोनों जो घटक हैं वो मानव को क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। हमारी सारी जो दिनचर्याएं हैं वो किस तरह से चल रही हैं? दोनों घटकों को साथ लेकर के चल रही हैं। और हम क्या हैं? एक पर्यावरण के अंग हैं। इसको सुरक्षित रखना, इसको कंजर्वेशन करना, इसका हमारा परम कर्तव्य है। कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रखना है, किस तरह से अपने प्रकृति को बचाए रखना है, इसके लिए हम क्या करते हैं? समय समय पे बहुत सारे डे मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, जो 5 जून को मनाया जाता है। स्टॉकहोम रियो डी जेनेरियो में सबसे पहले इसकी जो सभा है आयोजित की गई थी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं? बहुत सारे डे मनाए जाते हैं और जिसमें क्या होता है? पर्यावरण को लेकर के बहुत ही चर्चाएं की जाती हैं कि हम अपने पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रख सकें और किस तरह से हम अपनी प्रकृति के प्रति निर्वहन कर सकें, ताकि हम अपने संरक्षण करके पेड़ पौधों को और अन्य जातियों को तथा समस्त लिविंग और नॉन लिविंग जो मटेरियल्स हैं उन सबको बचाया जा सके। इस तरह से बहुत सारे नोबेल प्राइज भी बहुत सारे लोगों को मिले, साइंटिस्टों को मिले, जिन्होंने इस पर कार्य किया। फॉर एग्जाम्पल 2004 में मैथी को भी नोबेल प्राइज़ से अवॉर्डेड किया गया था। इसके अलावा 2007 में IPCC के तहत कुछ लोगों को इसमें क्या किया गया था? अवॉर्डेड किया गया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पर्यावरण को बचाना कितना ज़रूरी है
और उसका संरक्षण करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि सारी जो हम दिनचर्याएं करते हैं वो एक पर्यावरण के दायरे में रहकर ही करते हैं, इसलिए हमें इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स।